अगर सैम मसीह ने अपने पिता यशुआ की बात मान ली होती तो इस हद तक बात ना बिगड़ती, ना ही उन्हें उन मौतों का, चाहे कानूनी तौर पर तो नहीं, लेकिन एक दायित्व तो बनता था, क्योंकि उन मौतों का भार कहीं ना कहीं इनके सर पर तो आना ही था। अगर ये उस चीज में अपनी टांग ना अड़ाते, जैसे मैंने कहा कि अपने पिता की बात मान लेते, तो ये नौबत ना आती, मौतों का सिलसिला शुरू ना होता। लेकिन हुआ, सिलसिला शुरू हुआ। खत्म कहां जाकर होगा कुछ नहीं पता, लेकिन क्या है किस्सा सैम मसीह का, क्या है उसके पिता यशुआ की बात, जिसे मान लेना चाहिए था। जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। और शेयर जरूर करना बनता है, लाइक हाइप जरूर कीजिए। सैम मसीह पटियाला के एक इलाके में रहते हैं। अब बेसिकली इनका जो घर है वो ठीक ठाक, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, पिता का अच्छा बिजनेस है, साथ ही साथ ये पिता के साथ अपने हाथ बटाते हैं और इनका भी अच्छा बिजनेस है, ये यूं कहें कि हाथ बटाते थे। इनका एक पुश्तैनी घर भी रहा, जो तकरीबन इनके घर से कुछ 2 घर छोड़ के है। अब वो घर भी अच्छा खासा घर है और इन्होंने उस घर को एक किराए पर दे के रखा है। अब वो जो किराएदार हैं वो काफ़ी अरसे से वहाँ पर रह रहे हैं, पिताजी के साथ उनकी अच्छी बनती है और उसी वजह से किराया भी बहुत कम है और वो आसानी से वहाँ पर रह जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि इनके उस मोहल्ले की तरफ कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा कॉलेज बन जाता है। अब कॉलेज बना तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के रहने की भीड़ भी उमड़ पड़ी। वहाँ पर उनको रहने के लिए रूम्स चाहिए थे, रूम्स कम पड़ रहे थे, रेंट के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। सैम मसीह को अपना घर नजर आया। उसने सोचा कि इतना बड़ा घर है, इतने घर में कमरे हैं, एक एक कमरा एक एक बच्चे को चढ़ाया जाएगा, जो रेंट अभी मुझे यहाँ पर आ रहा है उससे कम 10-20 गुना रेंट मुझे मिलेगा। एक बिल्डिंग और बना दूंगा और ये मेरा एक चलता फिरता बिजनेस हब बन जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉलेज कहीं नहीं भागा जा रहा, परमानेंट इनकम का सोर्स हो जाएगा। ये बात सारी अपने पिता को करता है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटा, जो हमारे ये किराएदार हैं उनका क्या करेंगे? तो ये कहते हैं कि हमने कोई ठेका थोड़ी लेकर रखा है। उनको जवाब दे देते हैं कि भाई 1-2 महीने में खाली कर दो, हमें चाहिए। इनके पिताजी कहते हैं कि बात पैसों की नहीं होती, बात होती है जुबान की। मेरे पिताजी ने वादा किया था कि जब तक आपका दिल करेगा आप यहाँ पर रहोगे, जब भी आप अपना घर बनाएंगे तभी यहाँ से जाएंगे, उससे पहले अगर आप खुद यहाँ से चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कभी जाने के लिए नहीं कहेंगे, और इतने अच्छे किराएदार तुम्हें कभी मिलेंगे बेटा। सैम मसीह कहते हैं कि अच्छे किराएदार चाहिए ही किसे पिताजी, हमने तो ये जो कमरे हैं स्टूडेंट्स को किराए पर देने हैं, वो जो एक हॉल है ना उसी में ही 3 कमरे और बन जाएंगे। समझ रहे हो आप जो मैं कह रहा हूँ आपको? और जो बाकी के कमरे हैं सब मिलाकर हमारा इतना रेंट बनेगा कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उनके पिताजी कहते हैं कि तो बेटा हड्डियों में पानी डालना चाहता है अपने। अरे पिताजी, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? बिजनेस तो हम अपना करता रहेंगे, एक ऐसी इनकम हमें बाहर से मिलती जाएगी जिसके बारे में हमने सोचा नहीं है। उन किराएदारों को कोई अच्छा सा मकान मैं ढूंढ कर दे दूंगा, वो चले जाएंगे यहाँ से, तो हमारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन इनके पिताजी नहीं मानने वाले थे। और ऐसा नहीं था कि बच्चा अपनी मर्जी कर लेता और पिता देखते रह जाते। पिता का घर पे बहुत कंट्रोल था, इसलिए पिता के होते हुए तो मजाल नहीं थी कि सैम मसीह अपने उस दूसरे घर में रह रहे किराएदारों को हिला भी दें। हिलाना तो दूर की बात, कह भी नहीं सकते थे कि भाई मेरे पिताजी को तो पता नहीं, मैं कह रहा हूँ मकान छोड़कर चले जाओ। खैर, कुछ समय बीतता है, इनके पिताजी चल बसते हैं, नेचुरल डेथ थी। सुपुर्दे खा करने की प्रक्रिया की जाती है, उसके बाद फिर कुछ दिन बीतते हैं और जाग जाता है शैतान अंदर का सैम मसीह के, लालच का शैतान, जो बड़े से बड़े घरों को, बड़े से बड़े आदमियों को, शख्सियतों को बर्बाद करके रख देता है। वो जाते हैं उन किराएदारों के घर। वो कहते हैं कि
आपको तो पता ही है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, जो भी आपकी कमिटमेंट रही होगी वो मेरे दादाजी या ज़्यादा से ज़्यादा पिताजी तक रही होगी, और मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि इस घर को अब छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे कुछ काम है। मैंने कोई अपने मेरे रिलेटिव हैं जो गाँव से यहाँ पर आ रहे हैं, और मैं उनको कह चुका हूँ कि बस मैं उनको कह दूँगा आप 1-2 महीने रह लीजिए यहाँ पे और मकान छोड़ दीजिए। अब वो जो किराएदार थे वो कहते हैं कि बेटा बात ऐसी है कि हमने तो कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, और हमारी हालात कुछ इतने अच्छे भी नहीं है कि हम कोई और किराए पर सस्ता मकान ले सकें। हाँ, थोड़ा-सा किराया यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं। अरे नहीं, नहीं, किराए की बात ही नहीं है सर। मैं बस आप मेरी बात समझिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि मकान छोड़ दीजिए। वो कहते हैं कि बेटा देखिए, अभी ढूँढ हमें प्लीज़ हमें ऐसा मत कीजिए। आप ये कमरे खाली है ना 1-2, वो अगर अच्छा मतलब कि वो आपके साथ रहेंगे। मतलब कि वो एडजस्ट करके रहेंगे मेरे रिश्तेदार। आप जो बातें कह रहे हैं आपकी समझ में आ रही है? हैं? अब आप साफ-साफ सुन लीजिए, मकान को कर दीजिए खाली। ख़ैर शायद वो जो किराएदार होते हैं वो भी इनकी बातों पर इतना गौर नहीं करते शुरू-शुरू में। उनको नहीं पता था कि ये कितने बदतमीज़ हैं, शायद। तो ये सोचते हैं कि भई अब किराएदार को मैं ऐसे निकालूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो आस-पास की लोकेलिटी थी, वो भी इनके साथ काफ़ी घुल-मिल कर रहती थी। अगर मैं कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती करने की कोशिश करूँगा, वो जो नेबर्स हैं वो तो दूर, मेरी माँ भी एतराज़ करेगी, और अगर घर से ही विरोध उठना शुरू होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब वो थोड़े से पैंतरे करने शुरू कर देते हैं। वो इनके कज़न थे, मतलब इनके कज़न थे जो गाँव में रहते थे, और वो पहलवानी के साथ-साथ गुंडागर्दी भी करते थे। अब वो ना बातों-बातों में इनको बुला लेते हैं कि भई तुम्हें खिला-पिला दूँगा, तुमने उसी कमरे में रहना और हल्ला-गुल्ला रोज़ मचाना है। इनको ऐसा परेशान करना है कि ये यहाँ से चलते बने। अब यही होने लग पड़ा, ये आए दिन इनके साथ लड़ने लग पड़ते, फिर वो गुंडे बदमाश आ गए 3 जाने, और वो यहाँ पे रहने लग पड़े। फिर ये जो थे प्योर वेजिटेरियन, मतलब कभी कोई इन्होंने भक्षण वगैरह कुछ नहीं ऐसा मांस का किया, कभी शराब ना किया, उसके उलट ये सब कुछ प्रयोग में करते थे, और उसकी वजह से ये भी बेचारे चिढ़ने लग पड़े। और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, और ये समझ चुके थे कि भाई हमारा यहाँ पे गुजारा नहीं है। खैर, ये उनसे मोहलत मांगते हैं, और ये कहते हैं कि बेटा ठीक है, हमें कुछ 15-20 दिन की मोहलत दो, हम कोई अच्छा सा घर ढूंढ लेते हैं। नहीं नहीं, घर मैं आपके लिए ढूंढता हूँ ना, आप क्यों इतनी खेचल करोगे? मैंने तो घर आपके लिए ढूंढ के रखा है। लेकिन वो घर इनकी रेंज में नहीं था, रेंज से कहीं ऊपर था, तो ये कहते नहीं बेटा कोई बात नहीं, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। अब उनके साथ किस्मत थी, और उनका कुछ 5-7 दिन के अंदर अंदर एक अच्छा सा मकान उनको मिल जाता है, और वो वहां पर शिफ्ट कर जाते हैं, और ये हो जाते हैं खुश। पार्टी करते हैं पूरी, भाई अब तो पैसा ही पैसा होगा। अब ये जल्दी से मिस्त्री को बुलाते हैं, उसको सारी समझाते हैं कि भाई दीवारों को जो जहाँ पर प्लस्तर उखड़ा हुआ है, छत से प्लस्तर उखड़ा है, वो सारा लगवाओ। उसके साथ साथ जो भी फर्श वगैरह पक्का करो, टाइलें वगैरह का काम करो, A1 कर दो। जो ये हॉल है ना बड़ा सा, इसको हमने पार्टीशन करनी है। 3 अगर हो सके तो 4 कमरे कर दो यार, बच्चे हैं छोटे कमरों में रह रहेंगे। वॉशरूम जो है थोड़े अच्छे अच्छे से बना दो, अच्छे तरीके से साफ सफाई कर दो। और मुझे दिन रात काम चाहिए, मैं ज़्यादा समय इंतजार नहीं कर सकता। अगर महीने का काम है तो मुझे 15 दिन में कंप्लीट चाहिए। दुगनी लेबर लगाओ, तिगनी लेबर लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा है, पैसा लो। अब ये सब बात ठेकेदार सुनता है, भाई ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन एक ही दिन होता है, ठेकेदार आ जाता है, वो कहता है कि जितनी जल्दी आप काम कर रहे हो, कह रहे हो, ये होगा नहीं उतनी जल्दी काम। अब ये सैम कहते हैं कि भाई क्या बात है? तो कहते हैं कि भाई बात ऐसी है, यहाँ पर मजदूरों को ना रात के समय में कोई ना कोई दिक्कत महसूस हो रही है। हम दिन के समय में काम करेंगे, रात के समय में काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको अगले दिन ही कहने आया हूँ। आपने 14-15 दिन का कहा, नहीं भाई, कम से कम महीना 1.5 महीना लगेगा। आपको माफी का तो बताओ। अरे रात को क्या होता है यहाँ पे, हमें नहीं पता। मजदूर रात को रुके हैं, उनको रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं यहाँ पे। हमें नहीं पता आपका कोई पास का जो नेबर है वो है, कोई है। और सुबह जब कुछ मजदूर उठे हैं तो उनके शरीरों पर खरोंचों के निशान भी थे। तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई हम यहाँ पर रात को काम नहीं करेंगे, सुबह काम करने वाले काम करके चले जाएंगे, और हम इसके अलावा बता दो। अब ये भी थोड़े से, मैंने कहा ना, बदतमीज से टाइप के इंसान थे, और ये कहते हैं ठीक है यार, निकलो अपना काम करो, जो एक दिन का लो, मैं कोई और ठेकेदार पकड़ता हूँ। अब ये कोई किसी और ठेकेदार को हायर करते हैं, एक आधा दिन लगता है, उसको सारा बात बताते हैं कि भाई मुझे दिन रात काम चाहिए, काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट चाहिए। खैर वो भी हम ही भर देता है, उसको क्या पता था। अब क्या होता है कि 1-2 दिन काम चलता है,
कुछ ऐसी हरकतें होती हैं रात के समय में, खास तौर पर कुछ अजीब सी हरकतें होती थी। लेकिन वो ठेकेदार 2-4 दिन सहता गया। लेकिन बात तो तब होगी जो इन्होंने एक दीवार खड़ी की थी, बिल्कुल मजबूत दीवार थी। इनके सामने, ठेकेदार के सामने देखते देखते भुरभुरा के मजदूरों के ऊपर गिर पड़े। बहुत बड़ा हादसा तो होते होते बचा। जितने भी नीचे मजदूर थे उन पर दीवारें गिरी, किसी की चोट सर पर लगी, किसी के बाजू पर लगी, किसी के फ्रैक्चर हो गया, और 3-4 मजदूर जो थे वो बुरी तरीके से घायल हो गए। गनीमत थी किसी की जान नहीं गई। अब रातों रात ही इनके पास आया कि भाई ऐसा हादसा हो गया, ये भागते भागते की ओर देखते हैं, भाई ये हो गया। और वो ठेकेदार कहता है देखो सर, बात ऐसी है, रात के समय में यहाँ पर काम नहीं होगा। अब पहला ठेकेदार तो बोलकर चला गया था, दूसरा ठेकेदार भी ये बात कह रहा है, तो ये थोड़ा सा घबरा जाता है कि भाई कितने ठेकेदार बदलूंगा, और नुकसान उल्टा अलग से हो गया। दीवार चंगी भली दीवार थी, मटेरियल वगैरह सब कुछ ठीक था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कहते हैं ठीक है भाई, मजदूरों वगैरह को तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, अब खर्चा उनका भी इन पर पड़ गया, और साथ के साथ ही दिन के समय में भी काम हो करेगा, रात के समय में काम नहीं हुआ करेगा। अब ना ये सोचते हैं कि भाई ये मामला क्या है, मतलब दिन के समय में तो सब कुछ ठीक है, रात के समय में क्या दिक्कत आ रही है। खैर, ये ना अब सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो है, मतलब अगर रात के समय में कोई दिक्कत आ रही है तो वो जो पहले किराएदार रह रहे थे, वो इतने सालों से रह रहे थे, उनके बच्चे भी नहीं थे जब वो यहाँ पर आए थे, बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी होने वाली है, यानी इतने बरसों से रह रहे हैं, कभी आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्या दिक्कत है, कुछ चक्कर तो है। खैर, ये फिर अपने लफंडरों को, वही गुंडों को बुला लेते हैं और कहते हैं कि भाई रात के समय में ना कुछ 1-2 दिन हम यहाँ पे रहे, हमें ना कोई जो मजदूर है उनको कोई काम नहीं करने दे रहा, मुझे लग रहा है कि ये जो किराएदार है ना, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर कर गए हैं। कोई रात को आता है, इनको परेशान करता है, और इनको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तुम आओगे ना, किसी की मजाल नहीं होगी कि कोई तुम्हें कुछ कह जाए। अरे रात को सेवा करूंगा तुम्हारी, अच्छे से मटन बना के खिलवाएंगे, दारू वगैरह का सारा काम चलेगा, आ जाओ। अब भाई अंधा क्या चाहे दो आंखें, वो भी भागते भागते गांव से आते हैं। रात के समय में ये बैठते हैं, सारा माहौल चाल देखते हैं, और अपना जो कार्यक्रम है खाने पीने का कर लेते हैं। वो रात तो बिल्कुल ठीक गुजरती है। अगले दिन सुबह उठते हैं, सोचते हैं पता नहीं यार क्या चक्कर है, बहाने चल रहे नहीं, दीवार तो गिरी है यार, कोई ना कोई चक्कर है। खैर कोई बात नहीं, तसल्ली के लिए हम 1-2 रातें और रुकेंगे, खर्चा ही है ना खाने पीने का, कोई बात नहीं भाई, मेरे कजन ही हैं। अब अगली रात आती है, अगली रात ये फिर खाते पीते हैं और सो जाते हैं। अब इस घर में रात के समय में कितने लोग थे? 4, ये खुद और 3 इनके कजन। रात के समय में जो इनका सबसे बड़ा कजन था ना, वो इनको उठाता, अरे मजाक नहीं करना यार, तुम क्या कर रहे हो मजाक। कुछ कुछ नशे में था। वो कहते क्या हुआ यार, सच बताओ मुझे थप्पड़ किसी ने मारा? तो कहते भाई किसी ने नहीं। सच? कहते नहीं। अरे पी हुई है भाई, लगा होगा तुझे। अच्छा, मच्छर मुच्छर तो नहीं था, खुद को तो नहीं मार लिया? लग तो रहा है। चलो सो जाते हैं। अब उसके बाद ना दूसरा इनका कजन उठता है और कहता है मेरी बात सुनो, कौन मुझे थप्पड़ मार रहा है? अब ये तीनों फिर उठते हैं। जिसको पहले थप्पड़ पड़ा तो वो हंस रहा होता है, कहता है ठीक है ना, तुम में से किसी ने मारा था, तुमको भी लगा है। अब रह गए ये दो जाने, इन दोनों में से किसी ने मारा है। ये कहते हैं भाई नहीं, किसी ने मारा, सो जाओ, रात का समय है, अभी परेशान कर रहे हो हमें। सो जाते हैं। फिर तीसरे का नंबर लगता है। अब सारा शक आता है इन पर, सैम पर, कि भाई तू है, हम तीनों को तो पड़ गई, तुझे नहीं पड़ी। कहता भाई मैं क्यों मारूंगा, मुझे तो पता नहीं था, पड़ गई मेरे हाथ, देखो तुम्हारे जैसे दे को दानवों को लगी हो तो हाथ पे कुछ ना कुछ तो लाल होगा, ये देखो बिल्कुल ठीक है। खैर वो भी बात ठीक कह रहा था। लेकिन जब चौथी दफा इन्हें पड़ता है ना थप्पड़, तो फिर इनको दिक्कत होती है कि भाई मुझे भी पड़ा। अब ये सोचते हैं कि भाई ये माजरा क्या है, कुछ ना कुछ तो है, ऐसा नहीं हो सकता कि चारों को कोई इनमें से थप्पड़ मार रहा है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, सारे बिल्कुल गंभीर थे। लेकिन देखते ही देखते जो इनका सबसे पहले बड़ा कजन था उसको पता नहीं क्या हो जाता है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और सबको वो बड़े बुरे तरीके से पीटना शुरू कर देता है। एक तो वो पहलवान, बाकी 2 पहलवान भी थे, इनकी तो बस वैसे हड्डी पसली थी, वो किसी के काबू में नहीं आता। अब दरवाजा वो कर लेता अंदर से बंद, और उनकी खूब धुलाई करता है, जैसे इनको कुत्तों के जैसे मार पड़ती है, और ये तीनों जाने बिल्कुल
बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, और जब ये घायल होकर गिर जाते हैं, उठने की हिम्मत नहीं रहती, फिर वो अपने आप को मारना शुरू करता है, अपने आप को दीवारों से टकरवाता है, अपने आप को बड़े बुरी तरीके से खुद ब खुद मारता है और वो भी गिर जाता है। बड़ी मुश्किल से ये अपना फ़ोन उठाकर घर में फ़ोन करते हैं अपनी माँ को कि माँ बहुत बुरी हालत है, यहाँ पर किसी को लेकर आओ, डॉक्टर्स को, एम्बुलेंस को बुलाओ, हम चारों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। माँ कहती है किसने? खुद ने पीट दिया, ये वो बाद में बताएंगे, पहले लेकर आओ। एम्बुलेंस को लेकर आया जाता है, बड़ी मुश्किल से भाई इनको चारों को लादा जाता है और बाद में फिर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और काफ़ी इंजरीज इनको हुई थी। अब इनको तकरीबन चारों को ठीक होने में कुछ 10 से 12 दिन लग जाते हैं, और अब ये घर पर बैठकर यही सोच रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है उस घर में, लेकिन उन किराएदारों को में क्या मतलब है कुछ। खैर, अब ये जो कज़न थे कहते भाई हम तो चले घर, हम नहीं यहाँ पर रुकने वाले, हम घर में जो खाना पीना होगा खा लेंगे। लेकिन शायद जिसको इन्होंने नाराज किया था वो इनको इतने हल्के में नहीं छोड़ने वाला था। अब ये जिस गाड़ी पर आए थे, ये इनको कहते हैं भाई ड्राइवर करा दूं, चोटें वगैरह भी ठीक होने। हाँ, ड्राइवर तो कराना ही पड़ेगा, और कैसे जाएंगे। रास्ते में खबर आता है उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन ड्राइवर जो गाड़ी बिल्कुल सामने से ठुकी थी उसको हल्की फुल्की चोटें ही आती हैं, ये बड़े गंभीर रूप से घायल होते हैं, लेकिन तीनों में से कोई नहीं बच पाता, तीनों की मौत हो जाती है। जैसे ही खबर इन तक पहुंचती है तो इनकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि वो मौत के साथ तो वो सदमे में थे, लेकिन चौथे तो ये थे ना, तो क्या इनकी मौत होगी। अब इनको अपनी मौत साफ तौर पर नजर आ रही थी, अब ये उस घर को देखना तक नहीं चाहते थे। अब इनको याद आती है इनके जो वही किराएदार हैं, उनको फोन करते हैं कि आप इस घर में वापस आ जाइए। वो कहते हैं कि मतलब क्या हुआ? कहते हैं नहीं नहीं बस आ जाइए वापस। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब तो हम जहाँ पे रह रहे हैं उनको थोड़ा हम कह सकते हैं, वो भी बेचारे जरूरतमंद लोग हैं, उनका वो तो बेचारे, उनका भी बिजनेस में लॉस हुआ और उनका घर जो है वो भी उन्होंने अपना आधा किराए पर दे दिया। अब हम ऐसे उनको कहकर आ जाएंगे तो कुल मिला के वो नहीं मानते। लेकिन इनके मन में सवाल था कि भाई ये मतलब इस घर में ये कैसे सरवाइव कर गए, जहां पर हमसे 2-3 रातें नहीं रुका गया, मेरे 3 कजन ब्रदर की मौत हो गई, हमें इतनी मार पड़ी, भाई ये सब कुछ क्या हुआ। फिर किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया गया। जब तांत्रिक बाबा को बुलाया गया, उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ तुमने इतनी बड़ी गलती की है ना, कोई हिसाब नहीं। कहते मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी जिन्नात का साया है और वो नेक रूह है, और जो ये वहां पर पहले किराएदार रह रहे थे ना, वो सारे दिन पाठ पूजा करते रहते थे, चाहे मतलब अपने जैसे भगवान की वो जिन्नात, जैसे मतलब मैं तो नहीं मानता मुस्लिम वगैरह कि वो उस सेक्ट में था, लेकिन वो बड़ा खुश था इनके साथ और बड़ी नेक रूह थी। वो कुछ भी नॉन वेज वगैरह नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे, जो कि जिनको नहीं अच्छा लगता था बिल्कुल भी। ऐसे कोई हो तो वो बिल्कुल सादे परिवार होने की वजह से उनके साथ बिल्कुल ठीक रहता था, उनको कुछ नहीं कहता था, और उसका बड़ी देर से यहाँ पर वास था। लेकिन जैसे ही तुमने उसको निकाला, फिर तुमने ये सारी उठपटांग हरकतें की, तुमने उसको नाराज कर दिया, बहुत नाराज कर दिया। इसकी उदाहरण तो उनको मिल ही चुकी थी कि क्या हुआ उनके कजन्स के साथ। फिर ये तरले मिन्नता करते हैं कि भाई मैं मेरे 3 कजन तो मर चुके, मैं भी याद था, मेरी बारी आ जाएगी, कुछ करके मुझे बचाओ। तो फिर ये तरले मिन्नते किराएदारों से करते हैं कि भाई, किराएदार कहते हैं हमें तो कुछ नहीं पता कौन सा जिन्ना है, हम तो नॉर्मली सब कुछ सारा ठीक ठाक करते थे। फिर अब कहा जाता है कि आप अपने धर्म के अनुसार कुछ यहाँ पर शुद्धिकरण कीजिए, कुछ प्योरिफिकेशन वाला काम कीजिए। तो फिर अपने धर्म के हिसाब से ये करते हैं, और अपनी जान तो इनकी बच जाती है, लेकिन इनको एक सबक मिल जाता है कि लालच बुरी बला नहीं, लालच खौफनाक बला है, बहुत खौफनाक बला है लालच, आपके सामने ही है। तो ऐसे अगर कोई आपके बाप दादा ने कमिटमेंट की है और आप सोच रहे हैं कि उनके जाने के बाद आप सब कुछ तोड़ देंगे, कुछ ना कुछ तो तार जुड़ी होती है। शायद इनके पिता को पता होता हो कि क्या मसला है इस घर में, लेकिन इन्होंने अपने लालच के ये बस में आके अपनी जान तकरीबन तकरीबन गवाही दी थी, और अपने 3 कजन्स जो गुंडे होंगे भाई, थे तो इंसान ना, सुधार तो कभी भी किसी में हो सकता है, पहलवान थे, हो सकता है देश के काम आ जाते, लेकिन किसी के काम नहीं आ पाए। खैर, उम्मीद करता हूँ कि किस्सा आपको ये पसंद आया होगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। साथ के साथ ही
अगला किस्सा इससे पहले शुरू करें, जो कि जलंधर का है। और वहाँ का भी जो एक किस्सा ऐसा ही है, जो ऐसे घर से रिलेटेड है, काफ़ी खौफनाक है। लेकिन इससे पहले हम उसको शुरू करें तो गुजारिश आपसे कि आप एक बार मेंबरशिप का जो प्लान है उसको ज़रूर देखिए। और जो अभी रिसेंटली एपिसोड अपलोड हुआ है, आत्माओं का शिकारी, बेहद खौफनाक एक किस्सा है, बेहद अजीब किस्सा है। इसको मिस मत कीजिएगा। ना ही सिर्फ ये बाकी मुर्दों की ट्रेन हो गई, या फिर फार्म हाउस की चुड़ैल, या फिर लाल साड़ी वाली चुड़ैल, और मेरे मंगेतर का प्रेत, ऐसे और भी कई किस्से हैं, या जंगल का भूत, जो एक से बढ़कर एक किस्से हैं जो आपको मिलेंगे मेंबरशिप ओनली में, और जो कि है सिर्फ 29 रुपये पर मंथ, यानी 1 रुपये से भी कम पर डे में, जो आपके लिए कोई मायने रखता हो। लेकिन आप कुछ लोग मिलकर इस मेंबरशिप को लेते हैं, तो मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि मेरी अपग्रेडेशन होगी स्टूडियो की, कैमरास की, माइक की। मेरा पर्पस यही होगा मेंबरशिप में जो इनकम आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो आपके ही मनोरंजन में ज़्यादा बढ़ोतरी करेगी। अच्छे अच्छे तरीके से मैं वीडियोस बनाने के बारे में सोचूंगा, अच्छा कंटेंट और लेकर लाने में उसको सोचूंगा। तो आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस चैनल के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। खैर, अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा जो है वो जलंधर का किस्सा है। और बेसिकली इस घर का एक खौफनाक इतिहास तो है, लेकिन साथ के साथ ही एक दुखांत है, बहुत बड़ा दुखांत, जो कि आगे जाकर हमें पता लगता है। लेकिन इस समय जो दुखांत है, रंजीत कौर के साथ जब ये सारे वाक़ये हुए, जब उसको पता लगा, तो फिर जब पर्दाफाश हुआ कि क्या था मामला, कि कोई भी इस घर में टिक नहीं पाया। अब शुरू करते हैं इस किस्से को। रंजीत कौर और उसके माता पिता और उसके 2 भाई, ये इनकी फैमिली है। कारोबार ठीक ठाक है, गुजारा ठीक होता है, लेकिन घर अपना नहीं है, घर किराए पर है। और जिस घर में वो रह रहे हैं वो घर पुराना होता जा रहा है। बारिश के दिनों में खासा दिक्कत इनको होती है। जो छत है वो लेंटर वाली छत नहीं है, पुराने समय में छत होती थी, एक गार्डर और लकड़ी के बाले होते थे, उस पर ईंटें रखी होती थी, आप समझ पाएंगे। और जब बहुत बारिश होती थी तो वो चौने लग, इवन कि लेंटर तक चौने लग पड़ते हैं, तो फिर ये छतों का क्या ही औकात होगी। यही कुछ इनके साथ भी होता था, और ये खासा परेशानी होती थी। अब जो रंजीत कौर हैं, ये बेसिकली तब कुछ 15 बरस के आसपास थी, और इनका एक भाई 10 बरस का था, और दूसरा भाई इनका 7 बरस का था। अब फैमिली इतने काबिल नहीं थी कि कोई बहुत महंगा मकान रेंट पर ले सकें, तो बनाना तो फिलहाल अभी दूर की बात ही थी। अब इनके ना एक मित्र थे, जो जिनका अच्छा कारोबार था, और इनके पिताजी का बड़ा अच्छा स्वभाव था। उसकी वजह से कभी कभार इनके घर आना होता था। तो एक बार जब घर आते हैं तो एज यूजुअल अच्छी खातिरदारी की जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये निकलने लगते हैं तो बारिश काफ़ी तेज़ होनी शुरू हो जाती है। अब जब काफ़ी तेज़ बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो कुछ देर बाद जो छत है वो लीक करनी शुरू हो जाती है। तो ये देख के बड़े हैरान होते हैं कि भाई ये तो सामान वगैरह तुम्हारा ख़राब होता जाएगा। तो इनके पिताजी कहते हैं भाई अब कर क्या सकते हैं। अब जिसे कहते हैं कुदरत के आगे किसका जोर है। तो ये कहते हैं भाई वो तो ठीक है, लेकिन घर कोई और ले ले भाई। तो वो कहते हैं कि भाई नहीं, मैं इतना रेंट पे नहीं कर सकता। अच्छा मेरी बात सुन, अगर तुझे एक मिल जाए किराए पे घर, जिसकी छतें अच्छी हो, तो फिर तू ले लेगा। तो कहते हैं भाई किराया ठीक हो तो ले लूंगा। कहते नहीं, किराया बिल्कुल ही ना हो। कहते हैं भाई क्या मजाक कर रहा है। कहते सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मेरा घर है, मैंने पुराना घर लिया था यार, उसके ना 2 मंजिला घर है, और नीचे वाला जो घर है वो पहले बना हुआ था, और थीम था है तो उसमें भी लेंटर, लेकिन वो थोड़ा सा पुराने टाइप का, ऊपरला नए टाइप का। तो मैं ना उसको भी बेच नहीं रहा, क्योंकि वहां पर ना कॉलोनी जो है वो धीरे धीरे अच्छे तरीके से, मतलब मोहल्ला था, अब आसपास के घर ना पुराने घर टूटते जा रहे हैं, बड़ी 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 गली है। तो मुझे लग रहा है कि भाई आज से ना कुछ 10-15 बरस बाद ना वो एक प्रॉपर कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो अभी मान के चलो उस घर का जो रेट है वो 15 लाख है, तो मुझे लगता है ऐसे 10-15 साल बाद कम से कम नहीं तो वो घर 80-90 लाख रुपए का होगा। तो मैं आज ही उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख रहा हूँ। अब भाई मेरा तो अपना घर है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई कोई ऐसा किराएदार आ जाए जो बाद में तंगी परेशानी करे। मैंने तो लॉन्ग टर्म किसी को भी बेचना नहीं है घर, तो क्यों ना तू उस घर के जो फर्स्ट फ्लोर है, जो नया सा है, वहां पर तू रह ले, किराया ना देना। जो नीचे वाला है वहां पर तू जिम्मेदारी भी अपनी कोई किराएदार रख,
तुझे लगता है कि किराएदार ठीक है तो ठीक है, नहीं लगता तो निकालना है, करना है, मैं तो बस किराया ले लिया करूँगा, तो उससे महीने में जो भी उसके साथ किराया सेट किया होगा। तो ये सोचते हैं कि बात तो ठीक है, तो देख लेते हैं घर पहले। अब जो घर देखते हैं वो क्या था कि जो ग्राउंड फ्लोर था वो था तो कुछ पुराना, वहाँ पर कमरे भी काफ़ी थे, और वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम नीचे ही थी। ऊपरला जो फ्लोर था उस पर कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं था, वो उसके लिए नीचे आना पड़ता था। तो ये कहते हैं कि ठीक है भाई, मकान तो ठीक है, हम ऊपर रह लेंगे। ऊपर वाला थोड़ा सा इनको ज़्यादा अच्छा लगा था, नीचे वाले में कुछ सीलन थी, कमरे ज़्यादा तो थे लेकिन थोड़ा सा इतनी अच्छी हालत में नहीं थे। तो ये सोचे थे भाई साफ सफाई वाला चक्कर ज़्यादा होगा, थोड़ी बहुत रेनोवेशन भी करानी पड़ेगी। अब मैं एक बंदा मुझे फ्री में मकान दे रहा है, ऊपर से मैं उसको ये कहूँ कि मुझे रेनोवेट भी करा के दे, इससे अच्छा ऊपर वाला मकान ठीक है। ये अपनी वाइफ को, बच्चों को घर दिखाते हैं, सबको बहुत पसंद आता है और ये सफाई पे लग जाते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक अच्छे तरीके से सफाई होती है और अब ये रहना शुरू कर देते हैं। अभी तक नीचे वाले जो पोर्शन पे कोई भी रहने के लिए आया नहीं था। ऊपर वाले पोर्शन पे रहने रल पड़ते हैं और ये मतलब करते हैं कि भाई थोड़ा सा बता देते हैं कि भाई ऐसे किसी को रेंट पर चाहिए होगा तो नीचे वाला पोर्शन खाली है। कुछ दिन तो बीतते हैं, तो अभी जैसे गर्मियाँ, और ये बात आज की नहीं है, ये बात आज से कुछ 20 बरस पहले की है। और तब भाई एसी तो दूर की बात, लाइट भी इतने कट मारती थी, कोई हिसाब नहीं, रात के समय में कट लगते थे। आज की जनरेशन का कट से तो कोई वास्ता होगा ही नहीं, और अगर कट लगते भी होंगे तो इन्वर्टर की वजह से महसूस नहीं होता होगा। हमने भाई 8-8 9 9 घंटे के कट देखे हैं गर्मी में, पक्खियां झल झल के बुरा हाल हो जाता था। बाहर सोते थे, वो अच्छा बाट होता था। खैर, ये बाहर सो रहे होते हैं, तो अब जो सिलसिला शुरू होता है ना वो तकरीबन हर एक के साथ हो रहा होता है। तो मैं जो ये आपको बयां करूंगा एज अ स्टोरी टेलर, सारा एज अ होल कि किसके साथ क्या क्या हुआ वो बयां करूंगा। रंजीत कौर ये किस्सा बता रही हैं और फिर उसके बाद सबके साथ क्या क्या हुआ। स्टार्ट होता है इनकी मदर से। इनकी मदर बहुत डरी होती हैं और अपने पिता से रात के समय में बात कर रही होती हैं, या बच्चे सारे सो रहे होते हैं, इनको बेहोशी की हालत में कुछ कुछ पता लग रहा होता है कि क्या बात हो रही है, और कहते हैं नहीं मैंने देखा उसको, वो कोई कोई बैठा हुआ था, कुछ कोई कोई ना कोई ऐसा आदमी था जैसे जैसे ना वो होते हैं ना मुस्लिम होते हैं। हाँ मुस्लिम होते हैं वो। तुम्हें कैसे पता मुस्लिम होते हैं? अरे यहाँ पर तो कोई भी मुस्लिम है। अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ आपको। वो उनकी ना उन बाबा जी की मुझे नहीं थी, मतलब बुजुर्ग थे, हाँ बुजुर्ग थे यहाँ पर। अब क्या था कि वो घर में आसपास कुछ घरों की छत से छत कनेक्टेड थी, तो इन्हें लगा कि कोई भाई ऐसे ही ऊपर चढ़ा होगा छत पर, तो इन्होंने देख कर डर गई होंगी। लेकिन मतलब जो इनको समझ लग रहा था कि इनकी माँ ने किसी ऐसे शख्स को देखा है इनकी छत पर, जिसने जो बेसिकली देखने में मुस्लिम लग रहे हैं, उनकी जो मूछ नहीं है तो दाढ़ी है सिर्फ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पहचान में आ रहे हैं जैसे। लेकिन इनके पिता कह रहे हैं कि मुझे तो कोई नजर नहीं आया, अब कोई बुजुर्ग देखा होगा तो भागने में टाइम तो लगता है भाई, आसपास कोई मुस्लिम फैमिली है ही नहीं, किसको कहूँ मैं, तो सोया चुप करके तो सपना आया होगा। खैर, अब ये ना मतलब अपने पति से क्या बहस कर सकती हैं, तो सो जाती है। अब इस चीज को कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा मतलब होता नहीं है, और कुछ दिन बाद कुछ किराए के रहने वाले इनके नीचे वाले फ्लोर में आ जाते हैं, और वहाँ पर जो उनकी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे। अब ना क्या होता है कि एक दिन जो उनकी जो नीचे किराएदार हैं, वो इनकी मदर को कंप्लेंट करने आती हैं कि बहन जी वो रात को ना बहुत डिस्टरबेंस हुई, हमने तो कहा नहीं रात के समय में भी कि क्या आपको कहें, लेकिन इतनी ऊपर से खड़ाक आ रही थी, इतनी खड़ाक आ रही थी कि जैसे कोई ऊपर नाच रहा है, ढन 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 की आवाज आ रही थी। तो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है बहन जी, हमने तो मतलब हमारे हम तो आराम से सो रहे थे। अच्छा कितने बजे की बात होगी? तो कहते हैं एक ही होगी, 12-1 बजे। कहते हैं 12-1 बजे का सवाल नहीं, हम तो अपने बच्चों को 10 बजे सुला देते हैं, और ये तो कोई सवाल ही नहीं होता कि कोई आवाज आ रही हो। अब वो किराएदारों के लिए तो ये मकान मालिक ही थे, ज्यादा बहस सकते नहीं। अच्छा, तो पता नहीं हमें बहुत आवाज आई है। अच्छा, नहीं होगी। हालांकि ये अपने बच्चों को थोड़ा सा डांटती कि कोई तुमने खड़ाक तो नहीं की, कहते नहीं हमने नहीं की। खैर, अब ना ये जब बात होती है तो बात थोड़ी सी आई गई हो जाती है, लेकिन जो नीचे के फ्लोर के रहने वाले थे ना, वो थोड़े से अपसेट रहते थे कि कभी बच्चे को कोई छोटी मोटी चोट लग जानी, इस तरीके से कुछ होना। अब जैसे मैंने कहा कि जो वॉशरूम थे वो नीचे थे, नहाने का भी और टॉयलेट वगैरह का भी।
जो जब रात के समय में इनके भाइयों को टॉयलेट जाना होता था, छोटे भाई को, तो वो अपने बड़े भाई को लेकर जाता था हमेशा, ताकि मतलब डर ना लगे। तो अब क्या होता है कि ये कहते हैं कि एक रात इनका जो भाई है, छोटा भाई, वो कहता है कि टॉयलेट जाना है, साथ में चल मेरे। तो वो साथ में लेके जाते हो, तो क्या होता है कि पहले जो छोटा भाई है वो कंप्लेन करता, तूने मुझे धक्का क्यों दिया सीढ़ी से उतरते, अगर मैं गिर जाता तो कहता भाई तेरे और मेरे में कम से कम 5 सीढ़ियों की दूरी है, मैं तुझे धक्का कैसे दूंगा। अब वो देखता भी कि हाँ दूरी तो इतनी है और इतनी पीछे तो जा नहीं सकता, तो फिर किसने दिया। तो कहता भाई मुझे क्या पता है, एक तो यार मुझे नींद बहुत आई है, तू मुझसे सवाल जवाब ज्यादा ना कर और जल्दी से अपना जो भी फराखत करनी है कर, मैं नहीं तो चले जाऊंगा। और मैं मेरी बात सुन, मैं 10 गिनूंगा, 10 के बाद मैं चले जाऊँ। यार इतनी जल्दी थोड़ा होता है, मैंने टॉयलेट भी जाना है, जो मर्जी है मुझे नहीं पता। अब ना इसका छोटा भाई जो है वो टॉयलेट में बैठ जाता है, और इसका बड़ा भाई जो है 10 तक गिनता है और चले जाता है। उसको नींद बहुत आई थी, इनको लगा होगा कि मजाक कर रहा होगा, इसको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये बिल्कुल फ्रेश वगैरह होके दरवाजा खोलता है, एक जोरदार चीख से सारे घर में आवाज, जोरदार चीख की आवाज गूंजती है। जो किराएदार थे, नीचे वाले ऊपर वाले, सारे इकट्ठे हुए थे। क्या हुआ क्या हुआ, बच्चा टॉयलेट के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। अब क्या होता है कि जब ये होश में आता है, इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में इसकी होश खुलती है, तो डरा होता होता है, कांप रहा होता है, कहता है क्या हुआ क्या हुआ। कहता है वो आंटी आंटी बड़ी भयानक थी वो। आंटी कौन सी आंटी बड़ी भयानक थी बेटा। आंटी ना एक, वो क्या पाते हैं, वो ना काले रंग का कुछ ओढ़ा होता था, काले रंग का। क्या ओढ़ा होता है। अरे मैं कई बार आंटी को देखता हूँ, कुछ ऐसी आंटियां घूम रही होती हैं बाजार में। बाजार में बुरखा, मुझे नहीं पता। अरे बुरखा क्या होता है, जैसे काले रंग का, हाँ मुंह ढका होता है, अच्छा बुरखा। ये कौन आ गया। तो कौन आंटी आ गई होगी, यहाँ पर तो दरवाजा बंद था। पापा उसकी आंखें नहीं थी, बिल्कुल काली काली थी, बिल्कुल कुछ था ही नहीं। और ये बात इनकी सुनते हैं, तो इनकी माँ इनकी तरफ देखती है कि मुझे एक आदमी नजर आ रहा है जो मुस्लिम है, इसको एक औरत नजर आई है जो बेसिकली मुस्लिम मुस्लिम अटायर में है। तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, तेरे तुझे गलत, नहीं नहीं पापा, ये ना मैं टॉयलेट में बैठा था, फ्रेश हुआ, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वो जो औरत थी ना पहले ऐसे खड़ी थी, पहले मैं उसको देख के चौंका कि ये आंटी कौन है, एकदम उसने मुझे आगे ऐसे किया, और जैसे किया ना उसकी आंखें बिल्कुल थी ही नहीं, और मैं एकदम से चीख मार के गिर गया। अब सबने यही प्रिटेंड किया कि भाई ये इसको वहम हुआ होगा, डर में अंधेरे में ऐसा कुछ हो गया होगा, तो बात आई गई कर देते हैं कि बच्चे की एक वहम है बच्चे का। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो नीचे रह रहे होते हैं ना, उनके उनके हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हो जाता है, और वो भाई पड़ जाते हैं बिस्तर पे। तो एक आधा महीना किराया नहीं आता, फिर वो खुद ही हाथ जोड़ देते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हमें पहले से ही यहाँ पर ना बहुत तंगी महसूस होती है, और ऊपर से कई आवाज़ें आती रहती हैं, हमने आपको 2 4 बार कहा है लेकिन आपने इस पर गौर नहीं किया। तो ये कहते हैं कि भाई तू बता क्या कौन सी आवाज़ आती है, तो उनकी वाइफ कहती है अरे कोई आवाज़ नहीं आती, हमने इनको कितनी बार कहा है, कुछ आप भी तो होते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती। खैर अब जाते हुए को कौन रोक सकता है, तो वो नीचे वाला पोर्शन फिर से ठीक हो जाता है, खाली हो जाता है मतलब, और बिल्कुल कुछ कुछ एक्टिविटीज नहीं होती। अब ना वहां पर कुछ समय बाद एक हस्बैंड वाइफ आते हैं, और वो तो सिर्फ 2 3 दिन ही टिकते हैं, क्योंकि पहले दिन ही उनकी बहुत लड़ाई होती है। तो बाद में भी ये भी पता लगता है कि वो लड़ते बहुत हैं, और वो टिके इसलिए नहीं कि उन्होंने कंप्लेन की कि रात के समय में उनको सोते हुए किसी ने थप्पड़ मारे हैं। अब पहले तो ये खुद आपस में लड़ पड़े कि तू मुझे सोते हुए थप्पड़ मार रही है, तू मुझे सोते हुए थप्पड़ मार रहा है। फिर जब दोनों को पड़े तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई ये कोई और ही थप्पड़ मार रहा है, तो यहाँ से निकलना ही बेहतर है। अब ये सोच रहे हैं कि भाई ये क्या सीन है, ये क्या चल रहा है। खैर अब ये भी रिश्तेदार चले गए इनके। अब क्या होता है उसके बाद ना एक और किराएदार, सॉरी रिश्तेदार नहीं किराएदार, अब क्या होता है फिर ना एक और किराएदार आते हैं। उसमें था कि हस्बैंड वाइफ थे और एक बेटी थी। अब जो बेटी थी ना वो थी इनकी हमउम्र, जो रंजीत कौर थी। तो इसके साथ इसकी अच्छी मतलब बॉन्डिंग हो जाती है। अभी उनको 1 2 महीना एक होता है, छोटी मोटी एक्टिविटीज वो भी करते हैं कि बहन जी ऊपर से कुछ आवाज आती है, तो ये कहते हैं पहले भी किराएदार कहते थे कुछ ऐसी आवाज नहीं आती। अरे छत पुरानी है ना, कई बार कोई ऐसा तो नहीं चूहा चाहा बीच में कोई घुस गया आपको, हाँ ये भी नहीं, कोई धमक की आवाज आती है, चूहा धमक थोड़ा करेगा, हाँ ये भी आवाज है। अब ना वो जो थे किराएदार कुछ 1 2 महीना तो ठीक ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उनकी भी कोई ना कोई मतलब उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट हो जाती है, और बहुत भारा एक्सीडेंट होता है, वो भी बिस्तर पर पड़ जाते हैं। अब 1 2 महीने वो भी किराया नहीं दे पाते, फिर वो भी दुआ सलाम कर जाते हैं कि भाई हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, हमें यहाँ पर बड़ा अजीब होता है, महसूस होता है। तो भाई ये अब सिलसिला चलता जा रहा था। एक चीज आपने नोटिस की
कि जो भी नीचे रह रहा था वो बिल्कुल आराम से वापस नहीं जा रहा था। कोई ना कोई उनके साथ एक्सीडेंट घट जाता था, कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती थी। इन द मीन टाइम जब नीचे कोई गेस्ट आने मतलब किराएदार आने शुरू होते थे, तब ऊपर भी एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती थी। जैसे कई बार वो एक दो बार फिर वो इंसान इनकी मदर को नजर आया, डरी भी जरूर, लेकिन अब वो बात किससे करी, इनके पति तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। खैर अब क्या होता है कि एक दिन इनके पति घर आते हैं, तो रंजीत को और बिल्कुल डर के मारे कंपकपाए जा रही थी, इनकी मदर इनको मतलब दिलासा दे रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तेरा वहम होगा। तो वो कह रही नहीं मम्मी, वहम नहीं था, मैं सच कह रही हूँ। तो ये कहते हैं क्या हुआ, क्या मुझे बताओ तो सही। तो वो कहती हैं कि वो प्रीति नीचे गाना गा रही थी नहाते हुए, और मैंने उसको कहा कि प्रीति जल्दी बाहर आ, मैंने मैंने मतलब मैंने भी कहीं जाना है, तो मैंने नहाना है। तो वो ना वो अपने आप ही दरवाजा खुलता और कोई नहीं था। तो इसके पिताजी कहते हैं अरे तेरा वहम होगा, नहीं होगी प्रीति वहां पे। तो इनकी जो वाइफ है वो कहती हैं अरे तुम दोनों पागल हो गए हो। यही तो मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि प्रीति तो कुछ दिन पहले अपने पिता के माता पिता के साथ घर छोड़ के चली गई है। अब इनके पति सोचते रहे हाँ ये तो है। तो तुझे कैसे लगा कि वो प्रीति होगी? मुझे भी यही लगा, मुझे लगा कि शायद वो आई है, किसी काम से आई होगी, क्योंकि जब वो नहाती थी ना, वो गुनगुनाती थी, मैंने उसको कई बार देखा था। तो मुझे लगा अब जब दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, अब ये मेरी गलतफहमी नहीं हो सकती कि जो पानी है, वो नल है, वो बहे जा रहा था। अब ये सोचते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है। अब ये नीचे जाते हैं, नीचे नल तो रुका होता है, पानी रुका होता है, और पानी की फर्श पर एक बूंद तक नहीं थी, बिल्कुल वॉशरूम सूखा हुआ था। अब जब ये सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, भाई ये कहते हैं इसके जो पिता है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे कि तुम सबका वहम है, तुम पता नहीं कौन से वहम में पड़ी हुई हो। खैर अब कुछ महीने फिर निकलते हैं, और उसके बाद नए किराएदार आते हैं। जो नए किराएदार आते हैं वो हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके दो बच्चे होते हैं। जो दो बच्चे थे, इनके बच्चों के हम उम्र थे, अभी खेलने कूदने लग पड़ते हैं। फिर हड़ाउड़ी होती है, पूरी अच्छे तरीके से होती है, एक्टिविटीज फिर शुरू होने लग पड़ती है, और फिर एक बार वही सिलसिला शुरू होता है। जो ये किराएदार आए थे ना, जो इनके पति थे, यानी कि सॉरी रंजीत कौर के पिता थे, इनके अच्छे दोस्त थे। इनके कोई बिजनेस के में लिंक थे कोई इनके। तो उसकी वजह से उनको भी किराए पे मकान चाहिए था। तो ये कहते हैं भाई तू आजा, अच्छा हमारा साथ होगा। अब जब उनका जो होता है एक्सीडेंट कैसे होता है कि वो बिल्कुल आराम से खड़े थे, अचानक एक गाड़ी उनमें घुस जाती है आके, उनकी टांगे फ्रैक्चर हो जाती है। अब ये बच्चे छोटे थे। अब ये ना कहते हैं कि भाई तुम्हें मतलब वो ना शरीर का थोड़ा सा हट्टा कट्टा था। तो इन्होंने कहा कि भाई अब जो टॉयलेट बाथरूम के लिए तो तुम्हें मतलब जब घर आ जाते हैं तो जरूरत पड़ेगी। ऐसा करता हूँ मैं नीचे मंजी डाल लेता हूँ, नीचे मंजी बिछा लेता हूँ नीचे वाले फ्लोर पे। तो तुम्हें जरूरत होगी, तुमने मुझे आवाज दे देनी है, तो मैं तुम्हें कराऊंगा, भाभी जी इससे नहीं हो पाएगा। कहते ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। अब ना रात का समय होता है, तो जो इनके पिताजी सो रहे थे, अचानक ऐसा होता है किसी ने जो खटिया ने उसको ऐसे उछालता है, ये उछल कर गिरते हैं नीचे। अब एकदम से जैसे इंसान नींद में होता है, उठता है, वो देखता है भाई खटिया दूर बिल्कुल ठीक वैसे ही पड़ी। और ये उठकर गिरे हैं, ये आसपास देखते हैं कि ये कैसे हो गया। नींद में कई बार होता है ना, इंसान अपने को गिरता हुआ महसूस करता है, अचानक से जाग आ जाती है। तो शायद इनके साथ लगा कि वो हुआ होगा। ये ना उठते हैं, थोड़ी सी बेइज्जती महसूस होती है कि ये किसी ने गिरा। ये फिर जाके ना मतलब लेट जाते हैं खटिया पे। कुछ समय बाद इनको नींद आ जाती है, और जब अचानक से फिर जाग खुलती है, ऐसा लगता है ये बिल्कुल हवा में है, और हवा में भी थे भी, बिल्कुल उछल कर गिरते हैं, और खटिया बिल्कुल वैसे ही। ऐसा महसूस फिर हुआ था कि खटिया किसी ने उल्टी है और ये उनको उछाल कर फेंका है। अब एक दो बार ऐसा होता है ना, तो ये तो डरते डरते आ जाते हैं ऊपर अपनी पत्नी के पास। उसको कहते हैं कि मेरी बात सुन, जो तुम कह रही थी ना मुझे लगता है ठीक है। कहती कैसे कह सकते हो? तो उन्होंने सारी बात बताई। अब जब सारी बात बताते हैं तो वो कहती मैं तो पहले कहती थी, आपने यकीन नहीं किया, अब आपके साथ हुई, आपको पता लगा ना। तो कहते हैं अभी वो तो हो गया, अब किया क्या जाए? कहते करना क्या है अब, रात के समय में सुबह होने दो, उनको मत जगाना, वो बेचारे डर जाएंगे। सुबह होती है, उनको ये सारी बात बताते हैं कि भाई पहले से भी इस घर में ऐसे कुछ वाकयात हो रहे थे, हम आपको ना कोई कमरा ढूंढ के देते हैं, ऐसा करो आप ऊपर आ जाओ, क्योंकि ऊपर में तो कुछ ऐसा नहीं होता, नीचे खतरनाक होता कुछ। जैसे तैसे करके उनको ऊपर ले गए, ऊपर एक कमरा खाली था। अब कहते हैं भाई इस घर का चक्कर क्या है, ये तो नीचे वाले फ्लोर में सब कुछ होता है, दिक्कत परेशानी क्या है? फिर
जो मेन मकान मालिक था उससे बात की जाती है, कहता है भाई मुझे तो पता नहीं, मुझे तो ये सस्ते में मिला था, मैंने ले लिया, मैं तो रहने के लिए लिया ही नहीं था, मुझे तुमसे ही आज सुनने को मिल रहा है। वो कहते हैं भाई घटनाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन ये पहली बार मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ मतलब हुआ है। खैर ये सोचते हैं कि भाई अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं। नहीं, कहते यार कुछ ना कुछ तो पता कराना पड़ेगा ना। अब फिर मकान की हिस्ट्री की तरफ धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाते हैं, धीरे 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 धीरे, क्योंकि एकदम से पता नहीं लगने वाला था। इतिहास इस घर का कुछ पुराना था, और जब इस घर के पुराने की इतिहास की तरफ जाया जाता है तो ये पता लगता है कि जब पार्टीशन हुई, यहाँ पर एक मुस्लिम आदमी और औरत, बुजुर्ग मुस्लिम आदमी और औरत रहते थे, और उनको घर पे आके जो दंगाई थे उन्होंने काट दिया था। उनकी लाशें यहाँ पर पड़ी रहीं कई दिन, और बाद में जब साफ सफाई की गई तो उनकी लाशें निकाली गई। उसके बाद यहाँ पर नीचे तो कोई नहीं बच सका, जो भी था उनको ये नजर आते थे, और ऊपर जब नया पोर्शन बना वहां पर फिर भी ठीक रहता था, लेकिन नीचे नहीं कोई बच सकता था। नीचे तो बिल्कुल उनके साथ एक्शन होता था। अब जब बात हुई तो ठीक है, इनकी मदर भी कहती है कि हाँ भी बिल्कुल ठीक बात है। वो जो अंकल थे बिल्कुल ऐसे मुस्लिम लुक में थे, और वो उनका बच्चा कहता है मैंने भी जो आंटी देखी वो भी बिल्कुल ऐसे बुर्का डाली है, तो बिल्कुल ठीक है, पता लगा कि ऐसे थे, उनका पहरावा भी ऐसे ही था। तो इसका मतलब ये है कि इस घर में वास था उस बुजुर्ग मुस्लिम आदमी और उनकी पत्नी का, जो शायद उस पार्टीशन की आग की जद में तो आ गए। उनकी जिस्म जो उनके थे वो तो शायद इस जहां से उनका नामो निशान मिट गया, लेकिन उनकी आत्माएं, उनके प्रेत आज भी उस घर में, उस खास तौर उस पोर्शन में भटक रहे हैं जो कभी उनका घर था। अब क्या किया जा सकता था, ये उस मकान को बहुत पसंद करते थे, इनके साथ कोई एक्टिविटी होती नहीं थी। फिर कहते हैं कि ये रहे तो सही, कई साल रहे उसके बाद, लेकिन इनको पता लग चुका था तो ये नीचे की तरफ जाते नहीं थे, और उसके बाद कोई किराए पर घर चढ़ा भी नहीं। फिर जैसा मैंने कहा कि कुछ समय बाद फिर जब मकान के रेट बढ़े, इन्होंने भी अपना मकान बना लिया, तो कहते हैं कि उस मकान को बेच दिया गया। फिर उस मकान को बिल्कुल जमींदोज करके उसकी अब दुकानें वगैरह बन चुकी हैं उस जगह पे। पता नहीं अब वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती भी हैं कि नहीं होती, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसी खौफनाक एक्टिविटीज़ हुई तकरीबन तकरीबन घर के हर एक आदमी, हर एक जी के साथ। तो ये था किस्सा जलंधर के उस खौफनाक मकान का। उम्मीद करता हूँ कि ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानियाँ भी मैं अपने चैनल पर नरेट करूं, तो जो आपको ये नंबर व्हाट्सएप का दिखाई दे रहा है, साथ के साथ इंस्टा आईडी, साथ के साथ ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, आप इनमें से तीनों में से किसी भी 3 मोड, यानी कि अगर आप लिख कर भेजना चाहते हैं, अगर आप रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं, या पर अगर मुझसे बात करना चाहते हैं अगर, तो आप पहले मुझे डीएम कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि हाँ स्टोरी जस्टिफाई करती है तो हम बात भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको डीएम करना होगा। तो किसी भी मोड में आप मुझे अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। साथ के साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को, जहाँ पर आपके जैसे ही जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जुड़े होते हैं और कुछ बातें होती हैं। साथ के साथ जो ज्वाइन का बटन है वो मेंबरशिप का, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने का, वहाँ पर जाकर आप लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हो सकता है कि आसानी से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर ले। जैसा मैंने कहा कि एक से बढ़कर एक एपिसोड आपको वहाँ पर सुनने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ कमेंट्स हैं जो मैं अपने पिछले वीडियो में मेंशन कर चुका हूं, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता ही है कि भाई कई बार मुझे पहले ही शूट करने पड़ते हैं। जैसे मैं अब थोड़ा सा टूर पर बिजी रहूंगा, तो अगर कमेंट्स थोड़े से लेट बोले गए अगले एपिसोड्स में, तो उसके लिए पहले से माफ़ी। और डिस्क्लेमर ये है कि मैं पॉडकास्ट में किसी का कमेंट मेंशन नहीं करता। प्लीज़ मुझे पॉडकास्ट पे मैसेज मत किया कीजिए कि भाई आपने मेरा नाम मेंशन नहीं किया गया। जब भी आपका नाम, आपके किसी चाहने वाले का नाम, आपके रिलेटिव का कोई डेट ऑफ बर्थ को किसी को बर्थडे विश करना होगा, तो वो मैं हमेशा एपिसोड में किया करूँगा, और उसके लिए भी आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज कमेंट किया और कल मैं आपका नाम ले लूँगा। हो सकता है कि अगले 4 एपिसोड पहले से ही अपलोडेड हों,
5वें एपिसोड में आपकी बारी आए, हो सकता है कि 10वें में आए, हो सकता है कि अगले में ही आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी होगी, एक तो पेशेंस रखनी होगी, दूसरा आपको हर एपिसोड के अंत तक सुनना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहले 20 मिनट सुन के कहेंगे कि हमारा नाम तो लिया नहीं, क्योंकि जो कमेंट का पोर्शन है वो आखिर के पार्ट में ही आता है। और अगर आप तो रेगुलर व्यूअर है, मेरी मेरी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो फिर आप तो आखिर तक सुनेंगे ही, जैसे आज सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लैरिटी होगी इस चीज़ की। इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।